नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार द्वारा चलाए गए राहत अभियान के तहत 110 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंच चुका है। विमान में अधिकतर छात्र, श्रमिक और प्रवासी भारतीय शामिल थे, जिन्हें ईरान से निकाला गया है। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद ईरान से लौटे एक छात्र भावुक होकर ये कहते नजर आए कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं अपने परिवार को देखने के लिए आखिर कितना खुश हूं। ईरान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, वहां के लोग भी हमारे जैसे ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी तकलीफ में हैं। युद्ध अच्छी चीज नहीं है, इंसानियत ही इसमें मारी जाती है। इसके अलावा एक छात्र ने यह बताया कि वहां के हालात रोज और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। खासकर तेहरान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वहां से सभी भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। भारतीय अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। बता दें कि सरकार के इस कदम की चारों ओर सराहना भी हो रही है और इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का बयान भी सामने आया है। कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करते रहेंगे। नहीं, हम लोग को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। हम लोग की फ्लाइट जो ओपन एयर स्पेस है, जो सेफ एयर स्पेस है। मतलब रोज बरोज जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात खराब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं, हमें पहले उर्मिया से हमें they are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. Route हमारा उर्मिया से पहले अर्मेनिस्तान आए by bus. Then after that we stayed there for around 4-5 hours. There was a process on the border. After that we had a flight from Armenistan to Qatar, and from Qatar we are here now. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा से भारत वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि बीते बुधवार 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया यात्रा पर थे, जहां पीएम मोदी का जाग्रेब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री आरेंद्र ने औपचारिकता रूप जो है स्वागत यहां पर किया है उनका, और उन्होंने मार्क्स स्क्वायर में उनका स्वागत किया और यहां पर एक समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने भाग लिया और भारतीय समुदाय से मुलाकात की, जहां मोदी ने कहा कि क्रोएशिया में भारतीय समुदाय ने भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखा है। जहां क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और मुझे खुशी है कि मुझे जाग्रेब के इस खूबसूरत शहर में आने का अवसर भी मिला है। भले ही ये यात्रा छोटी है, लेकिन मुझे आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव हुआ है। यहाँ मुझे अपनेपन का एहसास हुआ है। ये बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हमने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो भारत और क्रोएशिया साझेदारी को और ज्यादा मजबूत आने वाले समय में बनाएंगे और नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते भी इसके जरिए खुलते हुए नजर आएंगे। जागरेब के इस सुंदर शहर में मुझे आने का अवसर मिला। भले ही यात्रा छोटी है, लेकिन इस दौरान मुझे आपके शहर की संस्कृति,
जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यह मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। इन सभी तैयारियों के लिए और आत्मीय स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक अहम पड़ाव है। हमने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो भारत और क्रोएशिया की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते खोलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता को और सुदृढ़ करने के लिए और हमारे लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक क्रोएशिया यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई है और इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने जानकारी दी है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है। ये यात्रा भारत और क्रोएशिया साझेदारी में बढ़ती गति को दर्शाती है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में इसका महत्व है और ये मध्य और पूर्वी यूरोप में भागीदारों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच से उन्होंने मुलाकात की और चर्चा भी उन्होंने की। यात्रा गंभीर वैश्विक चुनौतियों और उतार चढ़ाव की पृष्ठभूमि में हो रही है। नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की है, जिसमें चल रहे संघर्ष और अन्य प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं। तन्मय लाल ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच आतंकवाद से निपटने में सहयोग एक प्रमुख विषय भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेस को भारत के साथ एकजुटता दिखाने और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है। This has been an historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. This has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. I would also briefly mention the elements of the program. Upon arrival, Prime Minister was received at the airport in a very special warm gesture by Prime Minister His Excellency Plenković. The two Prime Ministers held delegation-level talks. This was followed by signing of agreements. Prime Minister Plenković will host a gala dinner in honor of Prime Minister Modi. The two leaders also took a walk together in the historic city center of Zagreb. As we speak, Prime Minister Modi is also meeting and holding discussions with the President of Croatia, His Excellency आज देश के 4 राज्यों गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। ये चुनाव हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा मानी जा रही है। इन उपचुनावों को राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर केरल और पश्चिम बंगाल में, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इन राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आगामी चुनावी रणनीतियों और गठबंधनों की दिशा तय कर सकते हैं। बता दें कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हैं और विशेष रूप से यानी खासकर पश्चिम बंगाल के संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं राजनीतिक दलों ने इस उपचुनाव को लेकर जोरदार प्रचार अभियान भी चलाया था, जो कि हमने देखा भी।
कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के लिए ये चुनाव यानी उपचुनाव जो है एक सेमीफाइनल की तरह भी देखा जा रहा है। चुनाव परिणामों की घोषणा 22 जून को की जाएगी और 4 राज्यों में उपचुनाव पर सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। और ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं और चारों में ही आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर मतदान को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। पोलिंग बूथ्स पर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और कतारबद्ध होकर लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने इस बात का जिक्र भी किया है कि ये चारों ही उपचुनाव जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अब इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है ये पहले चुनाव हो रहे हैं और इसमें किस तरीके से बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि हमने देखा है 11 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी जो है अपने कार्यों का प्रचार प्रसार भी करती हुई नजर आई, बखान भी करती हुई नजर आई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बीजेपी ने जमकर प्रचार किया है। तो इस बीच देखना होगा जिन उपचुनावों को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है उसमें किसका दम जो है देखने को मिलता है क्योंकि बीजेपी पूरे जोर शोर से इस बार प्रचार करती हुई नजर आई थी। महज बीजेपी नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस से लेकर कांग्रेस सभी ने इस चुनाव में जो है जमकर प्रचार प्रसार किया था। और उसके अलावा बात की जाए गुजरात, केरल और पंजाब की तो इन चुनावों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इससे पहले कई राज्यों में कई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगाभ्यास कर राज्यवासियों को योग के प्रति जागरूक करने का काम किया है और संदेश भी उनकी ओर से दिया गया है। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित अपने आवास पर अधिकारियों और योग शिक्षकों के साथ योगासन किए। साथ ही मौके पर सीएम धामी ने आपको बता दें ये कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया अपना रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि वो योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं जिससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहें। मुख्यमंत्री धामी ने सभी नागरिकों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील भी की है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज गांधीनगर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। ये सभा 12 जून को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में रूपाणी की दुखद मृत्यु के बाद रखी गई थी। प्रार्थना सभा में राज्य के प्रमुख नेता, प्रशासनिक अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने विजय रूपाणी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रूपाणी को एक दूरदर्शी नेता के रूप में कहा और विजय भाई ने गुजरात की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका असामयिक निधन पूरे राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। गौरतलब है कि विजय रूपाणी 2016-2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने राज्य के विकास में कई महत्वपूर्ण पहल भी की थी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष मंत्रालय एक विशेष आयोजन करने जा रहा है। बता दें कि आयुष मंत्रालय राजधानी दिल्ली में एक भव्य 3 दिवसीय समारोह जिसका नाम योग महाकुंभ 2025 बताया जा रहा है, इसका आयोजन होगा और ये आयोजन योग, स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली को समर्पित होगा, जिसमें देश विदेश से योग विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, शोधकर्ता और इसी के साथ जन सामान्य लोग भाग लेंगे। आयुष मंत्रालय के अनुसार ये महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य योग को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं बल्कि एक समग्र जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत करना है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगा प्रातःकालीन योग सत्र, ध्यान एवं प्राणायाम कार्यशालाएं, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद पर आधारित प्रदर्शनियां, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और साथ ही में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। तो योग महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा। 3 दिवसीय भव्य
समारोह का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा समारोह का आयोजन होगा, जिसमें भारी संख्या में लोग जो है भाग लेते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, योग महाकुंभ 2025 यानी बेहद ही बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम योग विशेषज्ञ से लेकर जनमानस जो है शामिल होने पहुंचेंगे। और इसी के साथ लोगों को जागरूक करने का काम इसके जरिए किया जाएगा कि योग उनके स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसे अपने रोज़मर्रा जीवन में शामिल करने से महज शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। और इसी पहलू पर लोगों को जागरूक करने का काम जो है इस आयोजन के जरिए किया जाएगा। योग महाकुंभ 2025 के जरिए भारत की जो परंपरा रही है योग की, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और आपको जैसे कि हमने आपको बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा इस समारोह का आयोजन होगा। योग महाकुंभ 2025 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। 3 दिवसीय भव्य समारोह ये रहेगा, जिसमें प्रदर्शनियों से लेकर तमाम चीजें जो है दिखाई जाएंगी, जिससे लोग जो है जागरूक हो सकें। और अब बात करेंगे राम मंदिर की। हाल ही में राम मंदिर में बनाए जा रहे परकोटे के निर्माण की गति का वीडियो राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी कर दिया है और ये बता दिया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में राम मंदिर में परकोटे समेत मंदिर निर्माण का कार्य 100% पूरा हो जाएगा। जी हां, लगभग 14 फीट चौड़ा होगा रामलला के मंदिर का परकोटा। और राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के परकोटे के निर्माण को गति देने में सक्रिय रूप से नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। सुंदर आकार लेने लगा श्री राम जन्मभूमि का परकोटा। आयताकार होगा परकोटा, लंबाई होगी 732 मीटर और चौड़ाई होगी 14 फीट। दिसंबर तक भक्तों के लिए खुल जाएगा मंदिर का संपूर्ण परिसर। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के परकोटे यानी कि प्राचीर के निर्माण को रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक कार्य की प्रगति पर खास ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी जब भी अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा जरूर करते हैं और समयबद्ध प्रगति के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। उनकी सक्रिय निगरानी और मार्गदर्शन से मंदिर निर्माण में तेजी आई है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में कार्यदायी संस्थाएं दिन रात परकोटे के निर्माण में जुटी हैं। परकोटे का वीडियो हमने भी देखा है और जिस प्रकार से ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं, फूल पत्तियां वगैरह बनी हुई हैं, और ये इस प्रकार से देखकर ये बड़ा ही प्रसन्नता और सुखद अनुभव हमें हो रहा है, क्योंकि आने वाले भक्तों को एक पूरी जानकारी प्राप्त हो, ऐसा ट्रस्ट के द्वारा सदैव कहा गया है। और यह प्रयास किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा कि यह कार्य जो है शीघ्र संपन्न हो जाए। नवंबर दिसंबर तक, अभी पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के दौरान भी जो है आदरणीय चंपत राय जी ने कहा था कि नवंबर और दिसंबर तक परिसर जो है सुसज्जित हो जाएगा और आने वाले भक्त जो है संपूर्ण परिसर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार से परकोटे के अंतर्गत तमाम जो हमारे जो मठ मंदिर हैं अंदर, यानी कि चाहे वह देवी देवताओं का मंदिर हो और चाहे मुख्य मंदिर, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है परकोटे पर पूरी ताकत लगाई है। लक्ष्य है नवंबर और दिसंबर 2025 तक ही मंदिर का संपूर्ण परिसर भक्तों के लिए खोल दिया जाए। यहाँ परकोटा आयताकार बन रहा है, जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे का निर्माण मंदिर में प्रयुक्त पिंक सैंडस्टोन से ही किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। ये कलाकृतियां न केवल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी भगवान श्री राम के आदर्शों का सुखद संदेश देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। उनके निर्देश पर मंदिर परिसर के साथ साथ अयोध्या में आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सड़कें हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य सुविधा विस्तार,
अयोध्या भक्त आएंगे, पर्यटक अयोध्या आएंगे तो उनके लिए रामनगरी सुगम बन रही है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि श्री राम मंदिर का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, समयबद्धता के साथ पूरा हो, ताकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अक्षुण्ण प्रतीक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 6 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मॉनसून ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली और कई राज्यों में जमकर बादल बरसने की संभावना है। इससे जहां गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में 12 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश के कारण 22 लोगों की मौत की खबर है, जिसके चलते प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 20 जून से 22 जून के बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्वी यूपी में 19 और 20 जून को भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी यूपी में 20 और 21 जून को बादल जमकर बरसेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी रह सकती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होगी, जबकि तटीय इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि ब्रेक के बावजूद मानसून पीछे नहीं है, समय से पहले आया है और शीघ्र ही पूरे देश में छा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। और फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।